शहर के एक पुराने इलाके में एक छोटा सा किराए का मकान था जहां मनोहर अपनी पत्नी सरला और 3 साल के बेटे राजू के साथ रहता था। मनोहर एक मामूली फैक्ट्री वर्कर था। महीने की तनख्वाह मुश्किल से 15,000 रुपये होती थी, लेकिन फिर भी उस छोटी सी कमाई में उसका घर अच्छे से चल रहा था क्योंकि उसकी पत्नी सरला एक समझदार और मेहनती महिला थी। वह दिन भर घर संभालती और साथ में सिलाई का काम भी करती थी। मोहल्ले की औरतें अपने कपड़े सिलवाने उसी के पास आती थीं। थोड़े थोड़े पैसे वहां से भी आ जाते थे। सरला भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। हर सोमवार को व्रत रखती, मंदिर जाकर जल चढ़ाती और पूरे सावन में एक भी सोमवार बिना पूजा के नहीं छोड़ती थी। उसकी श्रद्धा बहुत गहरी थी। उसका मानना था कि भगवान शिव हर संकट से बचा लेते हैं। उधर मनोहर थोड़ा अलग सोच का आदमी था। उसे इन व्रत पूजा जैसी चीजों में विश्वास नहीं था। उसका बस इतना कहना था कि इंसान को मेहनत करनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। उस दिन सावन का आखिरी सोमवार था। शाम के 6 बजे तक सरला हर रोज की तरह दरवाजे पर बैठकर मनोहर का इंतजार कर रही थी, लेकिन आज बहुत देर हो गई थी। रात के 11 बज गए थे और मनोहर अब तक घर नहीं लौटा था। चिंतित होकर सरला ने फोन मिलाया। मनोहर, कहाँ हो? इतनी देर हो गई है। आज अमावस्या की रात है, तुम जानते हो इस दिन देर तक बाहर नहीं रहते। जल्दी घर आ जाओ। फोन के उस पार से मनोहर ने चिढ़कर कहा। सरला, फिर वही तुम्हारा अंधविश्वास। ये अमावस्या, पूजा, व्रत, ये सब तुम्हारे दिमाग के खेल हैं। मैं फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ और जब तक काम खत्म नहीं होगा कोई भी घर नहीं जाएगा, समझी? आप परेशान मत करो। सरला चुप रह गई। मनोहर का गुस्सा उसके लहजे में साफ झलक रहा था। उसने धीरे से फोन रख दिया और भोलेनाथ की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बस इतना कहा, भोलेनाथ, मेरे मनोहर की रक्षा करना, उसे सही सलामत घर लौटा देना। आज अमावस्या की रात है और कुछ ठीक नहीं लग रहा। बाहर हवा तेज हो रही थी और रात की खामोशी में कुछ अजीब सी घबराहट पनपने लगी थी। रात के करीब 1:30 बजे बज चुके थे। फैक्ट्री में काम करते करते थकान सबके चेहरों पर साफ झलक रही थी। बाकी के वर्कर अपना काम पूरा करके पैकअप कर चुके थे। सबने एक दूसरे को देखा और फिर एक आवाज आई, चलो मनोहर, बहुत रात हो गई है, तू भी चलना, अब कल देख लेंगे बाकी। मनोहर अपने फाइलिंग टेबल के पास खड़ा हुआ था और उसने थके स्वर में जवाब दिया, तुम लोग जाओ, मेरा बस 5 मिनट का काम है, मैं ताला लगाकर निकल जाऊंगा। बाकी वर्कर ठीक है बोलते हुए उससे विदा लेकर चले जाते हैं। मनोहर अब अकेला था। पूरी फैक्ट्री में सिर्फ वही था। 5 मिनट बाद काम निपटाकर वह हाथ पैर धोता है, अपना थैला उठाता है और बाहर निकलकर भारी लोहे के गेट में ताला जड़ देता है। फैक्ट्री के चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। आसमान में हल्की बादल और दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही वो अपनी पुरानी साइकिल के पास पहुंचा और हैंडल पकड़ा, किसी भारी ढोल नगाड़े की आवाज ने उसकी सांसें रोक दी। वो चौंककर इधर उधर देखने लगता है। ये आवाज कहाँ से आए? उसने खुद से पूछा। कान खड़े हो गए उसके। आवाज धीमी नहीं थी, तेज होती जा रही थी, जैसे कोई जुलूस, कोई बारात पास आ रही हो। मनोहर की आंखें खुद ब खुद आवाज की दिशा में घूम गईं। सामने की गली में, जो अक्सर रात को वीरान रहती थी, वह अब घना कोहरा फैल चुका था। उस कोहरे के अंदर से हल्की हल्की परछाइयां दिखाई दे रही थीं और उनमें कुछ आकृतियां, जो इंसानों जैसी लग रही थीं, नाच रही थीं। मनोहर की आंखें फटी रह गईं। वो धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। उसके कदम खुद ब खुद खींचते जा रहे थे। जैसे जैसे वो पास आया, ढोल नगाड़े की आवाज और तेज होती गई। अब उसे साफ दिखाई देने लगा था, एक बारात चल रही थी। लेकिन ये बारात कुछ अलग थी। घोड़ी पर एक दूल्हा बैठा था, पूरा चेहरा लाल चुनरी से ढांका हुआ था। सिर पर भारी सेहरा और पूरी देशशाही पोशाक में थी। बारात के आगे कुछ लोग जोर जोर से नाच रहे थे। उनके कपड़े पुराने जमाने जैसे थे, जैसे किसी राजा के दरबार के लोग हों। मनोहर को बहुत हैरानी हुई, इतनी रात को कौन सी बारात? उसे लगा शायद कोई अमीर खानदान है, लेकिन फिर भी रात के 2 बजे बारात। किसी तरह हिम्मत करके वो पास गया और एक नाच रहे आदमी से पूछा, भाई साहब, आप लोग इतनी रात को कहाँ से आ रहे हैं? सवाल सुनते ही सारी बारात जैसे रुक सी गई। ढोल थम गए, लोग नाचते नाचते चुप हो गए। मनोहर को अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे हवा में कुछ भारीपन था। बारातियों में से एक आदमी, जिसकी आंखें लाल सी थीं, धीरे से मुस्कुराया और बोला, हम लोग बहुत दूर से आ रहे हैं और अभी बहुत दूर जाना है। फिर उसकी आवाज एकदम बदल गई, अच्छा हुआ तुम मिल गए, आओ तुम भी शामिल हो जाओ हमारी बारात में।
मनोहर थोड़ा पीछे हट गया। नहीं भाई, मैं क्या करूंगा आपकी बारात में, मैं तो आपको जानता भी नहीं। इतना सुनते ही दूसरा बाराती, जो थोड़ा हटकर खड़ा था, आगे आया और बोला, अरे ये कोई मामूली बारात नहीं है, बहुत अमीर घर की बारात है। बस कुछ दूर पर ही 5 स्टार होटल में जाना है, वहां लड़की वाले हमारा इंतजार कर रहे हैं, वो भी बहुत अमीर हैं। उसने मनोहर के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोला, और सुनो, हर बाराती को आज एक बहुत कीमती गिफ्ट मिलेगा, ऐसा गिफ्ट जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। तुम गरीब हो ना, तो आ जाओ, तुम्हारा भी नसीब खुल जाएगा। मनोहर को उनकी बातों में कुछ अजीब तो लगा, पर लालच भी जाग उठा। अगर कोई गिफ्ट मिल गया तो बच्चे का स्कूल, बीवी की मशीन, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। वह थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उनके साथ चलने लगा। बारात फिर से चल पड़ी, ढोल बजने लगे, सब नाचने लगे, पर इस बार मनोहर भी उस बारात का हिस्सा बन चुका था। वो भी फिर उन लोगों के साथ नाचने लगता है। मनोहर अब भी उन बारातियों के साथ धुन में नाच रहा था। ढोल नगाड़ों की आवाज इतनी जोरदार थी कि उसे होश ही नहीं था कि वो कहाँ तक चला आया है, कितनी दूर, कितने वक्त से। शरीर थक गया था, पैर कांपने लगे थे, लेकिन फिर भी वह रुक नहीं पा रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे नचा रही हो। कुछ देर बाद अचानक ढोल बजने बंद हो जाते हैं और बारात रुक जाती है। मनोहर पसीने से तरबतर, आंखें मिचमिचाता हुआ आगे देखता है, और सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके सामने एक बहुत ही बड़ा होटल खड़ा था, इतना भव्य, इतना आलीशान, इतना रोशन कि मनोहर ने ऐसा होटल अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। पूरा होटल सफेद और सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। बाहर बड़े बड़े महंगे ब्रांड की गाड़ियां खड़ी थीं, BMW, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस। गेट पर फूलों की माला और रेशमी कपड़े टंगे हुए थे, जैसे किसी राजा का स्वागत होने वाला हो। गेट के बाहर कुछ सजे धजे लोग खड़े थे, जो बारातियों का स्वागत कर रहे थे। हर एक बाराती को गले में भारी सोने की चेन पहनाई जा रही थी, और हाथ में चमचमाता हुआ महंगा गिफ्ट बॉक्स दिया जा रहा था। मनोहर जैसे ही उनके पास पहुंचा, एक आदमी मुस्कुराकर बोला, स्वागत है, बहुत शुभ घड़ी में आए हो, लो तुम्हारा गिफ्ट। मनोहर की आंखों में लालच चमकने लगा। उसके गले में जब सोने की भारी चेन पड़ी तो उसकी सांसें जैसे रुक गईं। इतनी भारी चेन उसने कभी किसी के गले में भी नहीं देखी थी। और फिर जब हाथ में गिफ्ट दिया गया, चमचमाता हुआ सुनहरा बॉक्स, तो मनोहर के मुंह से निकला, अब तो मेरी जिंदगी बन गई। वह बस यही सोच रहा था कि अब उसका गरीबी का समय खत्म हुआ। अब उसका बेटा बड़े स्कूल में पढ़ेगा, बीवी को नई मशीन दिलाएगा, और वो खुद किसी अमीर की तरह रहेगा। सभी बाराती फिर होटल के अंदर जाने लगते हैं। मनोहर भी उसी भीड़ के साथ अंदर की ओर कदम बढ़ाता है, लेकिन तभी अचानक एक आवाज गूंजती है, बोल बम। मनोहर के पैर आवाज सुनकर जैसे जड़ हो जाते हैं। वह धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ता है और देखता है, सड़क की दूसरी ओर कोहरे के बीच से एक आदमी खड़ा है। उसके हाथ में एक बड़ा सा सफेद बेल बंधा हुआ है। आदमी की आंखें लाल थी, पर चेहरा शांत पर तीखा था। वह मनोहर को ही देख रहा था। मनोहर कुछ समझ नहीं पाता, पर उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। उसके हाथ में पकड़ा गिफ्ट बॉक्स अब भारी लगने लगता है, और गले में पड़ी सोने की चेन में भी जैसे कुछ गर्म गर्म सा महसूस होने लगता है। वह वहीं खड़ा रह जाता है। उस आवाज और उस बैग वाले आदमी की नजर उसे अंदर जाने से रोक रही थी। मनोहर जैसे ही उस बैग वाले आदमी को देखता है, वह उसे इशारे से पास बुलाता है। मनोहर का शरीर अपने आप उस दिशा में बढ़ने लगता है, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे खींच लिया हो। वो आदमी मुस्कुराकर फिर से कहता है, बोल बम। मनोहर के मुंह से भी अचानक धीरे से निकलता है, बोल बम। फिर वह आदमी मनोहर से पूछता है, इतनी रात को यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मनोहर थोड़ा घबराते हुए कहता है, अकेला कहाँ, मैं तो बारात में आया हूँ, अभी अभी। उस आदमी के चेहरे की मुस्कान धीमे धीमे गंभीरता में बदल जाती है। वह मनोहर की आंखों में देखता है और फिर धीरे से पूछता है, कौन सी बारात? मनोहर उसकी बात सुनकर पीछे मुड़कर देखता है, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जहां अभी कुछ पल पहले तक जगमगाता होटल, फूलों से सजी एंट्री, ढोल नगाड़े और अमीरों की बारात थी, अब वहां एक पुराना टूटा फूटा खंडहर खड़ा था और चारों तरफ घना अंधेरा था। दीवारों से झाड़ियां उगी हुई थीं और छतें गिरने की कगार पर थीं, और वहीं खड़े थे वो सारे बाराती, पर अब उनके चेहरे बदल चुके थे। उनकी आंखें लाल जलती हुई थीं, उनके चेहरे सड़े गले थे, कुछ के कपड़े खून से सने थे और कुछ के गले कटे हुए थे। मनोहर की सांस उन सबको देखकर रुकने लगती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसकी आंखें फिर दूल्हे की तरफ जाती हैं, जिसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। आधा चेहरा जला हुआ, मांस छूल रहा था,
और लाल लाल आंखें सीधी मनोहर को घूर रही थी। मनोहर का शरीर ये सब देखकर कांपने लगता है। वो चिल्लाना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे गले में ही अटक जाती है। वो फिर इशारे से उस आदमी को दिखाता है, पर उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो आदमी जो बैल के साथ खड़ा था चारों तरफ देखता है और कहता है, ये शमशान है और ये खंडहर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को? चलो मेरे साथ। मनोहर के पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। वो हिल तक नहीं पा रहा था कि वो आदमी उसका हाथ पकड़ता है और धीरे से उसे बैल के पास ले जाता है। बैल शांत खड़ा था, मगर उसकी आंखों में तेज चमक थी। वो आदमी फिर मनोहर का हाथ उठाकर बैल के ऊपर रख देता है। जैसे ही मनोहर के हाथ बैल के शरीर को छूते हैं, तभी मनोहर के गले की सोने की चेन जलकर राख हो जाती है और हाथ में पकड़ा गिफ्ट बॉक्स भी आग पकड़ लेता है और भभक कर जल जाता है। ये देखकर मनोहर की भयानक चीख निकलती है। वो आदमी फिर उसके कंधे पर हाथ रखता है और शांत स्वर में बोलता है, डर मत, भोलेनाथ को याद कर और ध्यान रख, चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना। मनोहर उसकी बात सुनकर कांपते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपने लगता है। वो आदमी फिर उसे अपने साथ ले जाने लगता है और तभी मनोहर को अपने पीछे से आवाजें सुनाई देने लगती है, ए मनोहर, कहाँ जा रहा है? रुक जा मनोहर, तू हमारे बारात में शामिल हुआ था। अगर तू होटल के अंदर एक कदम और रख देता तो आज तू जिंदा नहीं बचता। वापस आ जा, हम तुझे अमीर बना देंगे। मगर मनोहर ने एक बार भी पीछे पलटकर नहीं देखा। वो बस भोलेनाथ का नाम जपता रहा। करीब आधा घंटा बीत गया और फिर वो सारी आवाजें अचानक बंद हो गईं। तभी अचानक वो आदमी भी रुकता है और बोलता है, लो मनोहर, तुम्हारा घर आ गया। मनोहर जब सामने देखता है तो वो वाकई सामने उसका घर था। वो फिर हैरान होकर पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा घर कहाँ है? वो आदमी बस मुस्कुराता है और कहता है, चिंता मत कर, अब तू सुरक्षित है और आगे से अपनी पत्नी की बात जरूर सुनना। इतना कहकर वो आदमी बैल की रस्सी पकड़ता है और कोहरे में गायब हो जाता है। मनोहर फिर अपने भागता हुआ दरवाजा खटखटाता है। उसकी पत्नी अब तक जाग रही थी और उसका ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर खोलती है तो मनोहर जल्दी से अंदर आता है और जोर जोर से हौंफने लगता है। वो उसे देखकर घबराकर पूछती है, क्या हुआ जी आपको? मनोहर कुछ नहीं कहता, बस उसके चेहरे की तरफ देखता है और वहीं फर्श पर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह की हल्की धूप खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में आ रही थी। कमरे का माहौल शांत था, लेकिन उस शांति में भी एक गहरी हलचल थी। मनोहर की धीरे धीरे आंखें खुलती हैं। उसकी सांसें भारी थीं, शरीर में अजीब सी थकान थी, जैसे वो कोई लंबा थका देने वाला सपना देखकर उठा हो। उसने जैसे ही आंखें खोली, देखा उसकी पत्नी उसके पास ही बैठी थी, उसका सर अपने गोद में रखे रो रही थी। पास में उनका 3 साल का बेटा खड़ा था और मासूम आंखों से उसे देख रहा था। कमरे में कुछ पड़ोस के लोग भी थे, सब चिंतित निगाहों से उसे देख रहे थे। मनोहर धीरे से आवाज करता है, ओम नमः शिवाय। उसकी पत्नी तुरंत उसकी ओर झुक जाती है, उसका माथा सहलाते हुए कहती है, तुम ठीक तो हो ना? तुम अचानक बेहोश हो गए तो मैं डर गई थी। मनोहर रात वाला पल याद करता है और सबको सब कुछ बता देता है। मनोहर की बात सुनकर सब घबरा जाते हैं। उसकी पत्नी फिर रोते हुए बोलती है, भोले बाबा का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ और तुम सही सलामत घर आ गए। उसके बेटे की आंखें भी खुशी से भर आती हैं और वो दौड़कर मनोहर के सीने से लग जाता है। तभी पड़ोस के एक बुजुर्ग आदमी, जो काफी सालों से उस गली में रहते थे, वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, मनोहर बेटा, तेरा भाग्य अच्छा था। भोले बाबा ने तुझ पर बड़ी कृपा की है। तुझ पर तो खुद महादेव की कृपा हो गई। मनोहर यह सुनकर उनकी तरफ देखने लगता है। तभी अचानक उसकी नज़र पीछे दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर जाती है। वो भोलेनाथ की तस्वीर थी, जिसमें महादेव खड़े थे और उनके साथ खड़ा सफेद बैल ठीक वैसा ही लग रहा था जैसा उसने रात में देखा था। उसका शरीर ये देखकर सिहर उठता है। उसके चेहरे पर हैरानी आ जाती है। वो फटी फटी आंखों से तस्वीर देखता रहता है और धीरे धीरे रात की सारी बातें जोड़ने लगता है। वो आदमी, उसकी शांत मुस्कान, बैल के साथ चलना, रास्ता दिखाना, सब कुछ वही था। वो और कोई नहीं, खुद भोलेनाथ थे। मनोहर की आंखों से फिर आंसू बहने लगते हैं। वो फिर कांपती आवाज में अपनी पत्नी की तरफ देखकर बोलता है, ये सब तेरी श्रद्धा की वजह से हुआ है। तेरे भोले बाबा ने मुझे बचा लिया रे। ये बोलकर वो अपनी पत्नी को अपनी बाहों में भर लेता है। वही उसकी पत्नी उसकी बात सुनकर और जोर से रोने लगती है, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ आभार था।
मनोहर फिर अपने दोनों हाथ जोड़कर तस्वीर के सामने झुक जाता है और रोते हुए बोलता है, भोलेनाथ, आपने मुझे मौत के मुंह से निकाल लिया, मैं आज से हर बात मानूंगा अपनी पत्नी का। ओम नमः शिवाय। कमरा अब शांत हो चुका था। बस एक हल्की हवा चल रही थी, जैसे किसी दिव्य शक्ति की उपस्थिति वहां हो। उस दिन के बाद से मनोहर अब पहले जैसा नहीं रहा। वो जो पहले भोलेनाथ की भक्ति को अंधविश्वास समझता था, अब वही हर सोमवार को सुबह जल्दी उठता, स्नान करता और साफ वस्त्र पहनकर मंदिर जाता। उसके साथ उसकी पत्नी भी होती और गोद में उसका नन्हा बेटा। तीनों पूरे श्रद्धा से भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते और ओम नमः शिवाय का जप करते। अब सावन का महीना चल रहा था। हर सोमवार को मनोहर भी व्रत रखता था, दिन भर बिना कुछ खाए पिए सिर्फ पूजा पाठ में लीन रहता था। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी शांति थी। लोगों को उसकी आंखों में एक चमक और श्रद्धा दिखती थी, जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। अब मनोहर जब भी किसी से मिलता तो यही कहता, भोलेनाथ को कभी हल्के में मत लेना, जिस दिन वो खुद सामने आ जाएं, उस दिन तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। और जाते हुए आप लोगों के लिए एक मैसेज, अमावस्या की रात को कभी भी किसी अनजान बारात के पीछे मत जाना। अगर तुम देखो कि आधी रात को ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कोई दूल्हा घोड़ी पर बैठा है और अजनबी लोग तुम्हें बुला रहे हैं, तो ध्यान रखना वो बारात नहीं बल्कि भूतों की बारात है। अगर गलती से भी तुमने एक बार उस बारात का हिस्सा बन लिया तो वापस लौट पाना शायद तुम्हारे लिए मुमकिन ना हो। लेकिन अगर कभी ऐसी गलती हो भी जाए तो बस एक नाम याद रखना, ओम नमः शिवाय, क्योंकि सिर्फ वही है जो तुम्हें उस परछाई से वापस खींच सकते हैं। वरना अगले दिन तुम्हारा शरीर तो मिलेगा, लेकिन आत्मा वो कहीं उस बारात में हमेशा के लिए शामिल हो जाएगी। अगर आपको ऐसी ही सस्पेंस और डर से भरी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो हो सकता है अगली कहानी में आप हो और अगली बारात आपके दरवाजे पर हो।